कि हम भौतिक भूगोल की व्याख्यानमाला के अंतर्गत हम अपक्षय टॉपिक को देख रहे हैं। अपक्षय के अंतर्गत हमने अभी तक अपक्षय के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने अभी तक अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। पहला जैसे कि भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। इसी अपक्षय से जो प्राप्त जो मलबा है या जो असंगठित पदार्थ है जिसे हम रॉक वेस्ट कहते हैं या नष्ट चट्टान अवशेष कहते हैं, उसका एक आवरण शैल या रिगोलिथ भी कहलाता है। वो उसका बिना किसी बाह्य जात कारकों के उसका सामूहिक रूप से क्रीपिंग होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका रेंगना हो जाता है। तो वो भौगोलिक भाषा में सामूहिक सर्पण या मास वास्टिंग के अंतर्गत जाना जाता है। विद्यार्थियों, यह जो टॉपिक है अपक्षय का एक अप्लाइड एस्पेक्ट है और जो परीक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामूहिक सर्पण या वृहत क्षरण में मिट्टी एक किसी भी भूखंड की ऊपरी परत या आवरण प्रस्तर जिसे हम रेगोलिथ भी कहते हैं और शैल का मलबा है व्यापक पैमाने पर ढाल के सहारे या गुरुत्व के प्रभाव से नीचे की ओर लुढ़कता है या स्थानांतरित होता है, जिसमें जल या पिघला हुआ हिम एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति को हम सामूहिक सर्पण कहते हैं या मास वास्टिंग कहते हैं। परंतु सामूहिक सर्पण में तेज बहने वाली धाराओं वाले मलबे का परिवहन सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए सामूहिक सर्पण तथा स्ट्रीम इरोजन धारा अपर्दन में अंतर करना अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार सर्पण के प्रकार जो हैं मड फ्लो और अत्यधिक कीचड़ युक्त धारा यानी कि एक्सट्रीमली मडी स्ट्रीम में अंतर भी करना मुश्किल होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपको समझने की बात है, मास वास्टिंग अपक्षय से द्वारा जो चट्टान चूर्ण है जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी आवरण है जिसे रेगोलिथ कहते हैं, वो ढाल के सहारे या गुरुत्व ढाल के सहारे या गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण से जल या हिम के एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करने से वो सामूहिक रूप से उसका चलन हो जाता है या स्थानांतरण हो जाता है। उससे हम उसको मास वास्टिंग कहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत में सामूहिक सर्पण का आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि मिट्टियों की ऊपरी परत के निर्माण में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाथ रहता है। गति, जल तथा भवाकृति की महत्व की दृष्टि से सामूहिक सर्पण के निम्न प्रकार होते हैं। एक तो वेरी रैपिड मूवमेंट, अत्यधिक तीव्र सर्पण कहते हैं। इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। भूमि स्खलन यानी लैंडस्लाइड और इसके विभिन्न प्रकार इसमें सम्मिलित रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो तीव्र सर्पण है। तीव्र सर्पण में शैल पदार्थ को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसमें भूमि व पंख व चादर घुलन सम्मिलित है। तीसरा जो प्रकार है वो मंद सर्पण या फ्लो कहलाता है, फ्लोज कहलाएगा। इसमें शैल पदार्थ को न्यूनतम जल की आवश्यकता रहती है, परंतु पदार्थ जल को सोख कर असंपृक्त हो तो धीरे धीरे सरकता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्पण है या जिसे हम मास वास्टिंग है उसके तीन प्रकार हैं। जो भूमि स्खलन है, जो बहुत अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है, अचानक होता है, सडन गिर पड़ता है, तो वैसे को हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। ये विभिन्न पर्वतीय भागों में बहुत शीत ऋतु में ये प्राय होता है।
दूसरा है तीव्र सरपण, जिसमें बड़ी व्यापक पैमाने पे पानी की आवश्यकता रहती है और वो एक तरह का मड फ्लो के रूप में हमारे यहाँ पे पाया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इसके एक एक करके इसको देखेंगे, सामूहिक सरपण के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको देखेंगे। तो अति तीव्र सरपण के अंदर में सबसे पहला आता है भूमिस्खलन आता है। कि जो अति तीव्र सरपण में हम भूमिस्खलन को देख रहे हैं, जिसे आंग्ल भाषा में लैंडस्लाइड कहते हैं, सामूहिक सरपण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है और इसमें चट्टानों का विशाल भाग अचानक टूटकर निचले ढाल के सहारे सरकता है या गिर पड़ता है। भूमि सरपण में मलबा अत्यधिक मंद गति से खिसकता है, जबकि भूमिस्खलन में अचानक बड़े आकार के शैलखंड तीव्र गति से नीचे गिर पड़ते हैं। इससे चट्टानों के आवरण पदार्थ के अलावा आधा शैल भी टूटकर गिरती है। इसकी जल की मात्रा अत्यधिक अल्प रहती है। भूमिस्खलन कई कारकों का परिणाम होता है, जिनमें ढाल का स्वभाव, जल का लुब्रिकेशन के रूप में कार्य करना, भूकंपन, गुरुत्व जो ढाल है या गुरुत्व जो प्रभाव है वो, और चट्टानों की संरचना आदि प्रमुख है। भूमिस्खलन के लिए तीव्र ढाल युक्त भूमि या जिसे हम कगार भ्रंश या नदियों का नवोन्मेष यानी कि अपलिफ्टमेंट जिसे कह लीजिए, क्लिफ आदि सर्वाधिक आदर्श दशाएं हैं। अचानक भूमिस्खलन से परिवहन मार्गों का अवरुद्ध हो जाते हैं, नदियों के मार्ग में बाधा बन जाती है और गिरने से जल माल की हानि होती है। जैसा कि आपको पता है कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में हमेशा भूमिस्खलन वर्षा ऋतु में या विशेषतः वर्षा ऋतु में या कभी कभी शीत ऋतु में भी भूमिस्खलन होते रहते हैं और उसके कारण से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, झीलें भर जाती हैं और उसके कारण से बाढ़ और इस तरह का कई परिणाम होता है। तो भूमिस्खलन के में जो स्कार तथा रिपेल मार्ग का निर्माण होता है तथा छोटी वेदिकाएं, टेरेस तथा झील बेसिनों का निर्माण होता है। इसके अलावा विसर्पों का विस्तार, कैनियन का पीछे हटना भी होता है, जिसमें जलप्रपात है वो भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। भूमिस्खलन के कारण तिब्बत की पाचू नदी एक बड़ी झील बन गई, जिससे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया और सतलज नदी में जल बढ़ने से कई जिलों के किनारे डूब जाने का खतरा बढ़ गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के चीन के हिस्से का नाम त्वांग स्वांगपो नदी है में भी भूमिस्खलन के कारण कृत्रिम झील बन गई थी, जिसमें असम और अरुणाचल में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया था। हिमाचल के किन्नौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर में हजारों लोगों को संभावित भूमिस्खलन के लिए कभी कभी हमेशा खाली कराया जाता है। उत्तरांचल के उत्तरकाशी में वर्णपद पर्वत से प्रतिदिन भूमिस्खलन हो रहा है और क्रमशः एक समय वर्णवत पर्वत पूरी तरह से ढह जाएगा। शाप के अनुसार जो भूमिगत जल है उसके वो भूमिस्खलन है उसके 4 प्रकार होते हैं या 4 रूप होते हैं। स्लम्प है, फिर डेब्रिज स्लाइड्स है, डेब्रिज फॉल है, रॉक स्लाइडर है और रॉक फॉल है। अब दूसरा प्रकार जो भूमि सरपण का है वो तीव्र सरपण आता है। तीव्र सरपण में जैसे कि हम पहले भी आपको देख चुके हैं, इसमें जल की अधिक आवश्यकता रहती है और इसमें पदार्थों की गति भी तीव्र होती है। इसमें निम्नलिखित जो इसके रूप हैं तीव्र सरपण में, वो पहला है अर्थ फ्लो या भूमिवाह कहलाता है। भूमिवाह अपपतन या पंखवाह में भ्रम पैदा हो जाता है, परंतु भूमिवाह में अपवतन की तरह पदार्थ में पीछे की ओर गति या लुढ़कना नहीं होता है, नीचे की ओर। पंखवाह की अपेक्षा भूमिवाह बहुत मंद होते हैं, जिसे आँख से नहीं देखा जा सकता है। पंखवाह की तरह भूमिवाह निश्चित चैनल में नहीं होते हैं। इसमें पंखवाह की अपेक्षा
जल की मात्रा कम होती है और वो शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है पंखवाद, जैसा कि हम इसको देख चुके हैं। और फिर मवला एवलांश, डेब्री अवलांश, ये आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। ये हिम एवलांश की भांति होते हैं। कहीं कहीं मलबा स्खलन तथा मलबा एवलांश में अंतर बताना बहुत कठिन हो जाता है। मलबा एवलांश में जल की मात्रा अधिक होती है। तीसरा जो प्रकार है जो इसका मड फ्लो का आपका जिसे हम कह रहे हैं मास फास्टिंग का, उसका जो है मंद सर्पण या स्लो फ्लोज कहते हैं। पदार्थ में धीमी गति से सरकने की क्रिया को सर्पण या क्रीप कहलाती है। इसमें जल की बहुत थोड़ी मात्रा होती है। ये 4 प्रकार से होता है, जिसे रॉक क्रीप हो गया, आपका टॉलस क्रीप हो गया और सॉलिफिकेशन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मास फास्टिंग का पृथ्वी पर हमारे धरातल के ऊपर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी विभिन्न प्रकार की नई प्रकार की मिट्टियों का जमाव या सर्पण ढालों के सहारे होता है। तो इसलिए ये संपूर्ण जो अध्याय अपेक्षा का यहीं समाप्त होता है।